बस 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 भोसड़ी के भाई रुक जा भाई रुक जा भाई रुक। ये मैं कहां पर हूं और मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए। कहानी की शुरुआत एक रॉयल बंदा और आम से बंदे के आखिरी पलों से शुरू होती है। वो रॉयल आदमी उस लड़के को आखिरी बार अपने आप को बचाने को कहता है, पर उसकी मैजिकल एबिलिटी नोबल ना होने की वजह से इतनी कमजोर थी कि उस रॉयल पर्सन का बाल तक बाका नहीं होता। रॉयल पर्सन उससे कहता है कि क्या बेकार जादू है, और नॉर्मल बंदा बस यही सोच रहा था कि हाँ हम पे तो है ही नो। तभी रॉयल बंदा उससे बोलता है कि तुम मगलुओं से उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा के लिए तुम जैसे लोगों के खून में ही टैलेंट नहीं है। खैर कर भी क्या सकते हैं, पर मेहनत तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत रही है, जो कि कितना भी हो जाए पर वो टैलेंट और मगलुओं को बदल नहीं सकती, और एक अच्छा दादू तुम जैसे लोगों तक कभी नहीं पहुंचेगा। और तभी वो अपने कामयामिया यानी आखिरी हमले से उस लड़के को जलाकर राख करता है। पर जलते वक्त भी उस लड़के के दिमाग में यही चल रहा था कि इतना पावरफुल और अच्छा जादू ये कितना अच्छा है, तो इस तरीके से एक नोबल आदमी जादू हैंडल करता है कितना गर्म, दर्दनाक और सुंदर है। और अगर मुझे कोई मौका दे तो मेरी इच्छा है कि इस जादू को सीखना चाहूंगा। ये लोग कौन है, ये मैं कहां पर हूं और मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए, और ये कितने बड़े लोग हैं, मुझे इनसे बचना होगा। और वो अपने छोटे से फायर मैजिक से पूरे महल का एक हिस्सा उड़ा देता है, जिसकी खुशी पूरा राज्य मना रहा था, क्योंकि सैलोम राज्य का 7th प्रिंस प्रिंस लॉयड का जन्म हो चुका था। सैलोम एक खुशहाल राज्य है जिसका 7th प्रिंस को कुछ मेड्स ढूंढ रही हैं, पर वो उनके जाते ही बाहर निकलता है तो कुछ ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं, जिनको लॉयड शांत करता है कि कहीं वो मेड्स उसे सुन ना ले, पर वो उसे अपने साथ शिकार पर ले जाने की बात करते हैं। इतने में प्रिंस साहब गायब हो जाते हैं। तभी एक ऑफिसर बोलता है 7th प्रिंस होने की वजह से राजगद्दी का अगला वारिस वो तो किसी एंगल में नहीं बनता, तो वो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद है। लेकिन दूसरा ऑफिसर इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि जन्म लेते ही पिक्चर वाली किताबें पढ़ने की जगह पर प्रिंस जी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे थे। ब्रीस्ट फीडिंग की जगह पर बोतल से दूध पिया, क्योंकि भाई हमारा जेंटलमैन था। और इन सब से भी ज्यादा उन्हें वो उनकी महान जादूगर विलियम बॉरडॉक्स का पुनर्जन्म लग रहा था, जो कि जादूगरों के राजा थे। भागते हुए लॉयड सोचता है पुनर्जन्म तो हूं, पर किसी महान जादूगर का नहीं, बल्कि एक आम से मगलू का। और लॉयड को यह भी नहीं पता था कि उसकी पुरानी यादें उसके साथ अभी तक क्यों हैं, और वो कैसे ये रॉयल फैमिली का 7th प्रिंस बना। वैसे उसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, पर वो अपनी पुरानी जिंदगी की फिलॉसफी को भी इसी लाइफ में फॉलो करेगा, जो कि है इस पूरी जगह के जादू को सीखना। और वो अपने पैलेस की लाइब्रेरी के अंदर जाता है, जहां जादू की किताबों का स्वर्ग था। और जैसे ही लॉयड किताब पढ़ने ही वाला था कि इतने में उसकी स्वॉर्ड फाइट टीचर सिल्फा उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है, जो कि काफी खतरनाक, तेज और थकाने वाली लड़ाई थी। लॉयड को यह समझ नहीं आता कि जिस राजकुमार को राजा बनना ही नहीं, उसे इन सब चीजों की सीखने की क्या ही जरूरत है। पर सिल्फा समझाती है कि रॉयल फैमिली में होने का मतलब सिर्फ राजा बनना ही नहीं, बल्कि उन चीजों को भी सीखना है जो तुम्हें रॉयल बनाती हैं। सिल्फा उसे 3 साल से ये स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा रही थी, और अब ये सिल्फा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एक अच्छा फाइटर बने। और वो दोनों फिर से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सिल्फा लॉयड की ग्रोथ को देखकर काफी खुश थी, लेकिन लॉयड के पास कुछ ऐसे कारण थे जिससे कि वो सिल्फा को ऐसा फील करा रहा था। लॉयड एक कंट्रोल टाइप मैजिक यूज कर रहा था, जो कि सिल्फा के सारे मूव्स को ट्रेस कर रहा था और उसके मिरर मूव्स यूज कर रहा था। मतलब लॉयड चीटिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी एक कमी थी, वो थी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और हाइट की। मैजिक उनके मूव्स कॉपी करने में तो हेल्प कर सकता है, लेकिन इन सारी कमियों से लॉयड के मूव्स में क्वालिटी में कमी आ रही थी, जिससे वो हार सकता था, जिसके लिए उसे थोड़ा और चीट करने की जरूरत थी। बायोटिक ग्रोथ, फिजिकल एनहेंसमेंट और लेविटेशन, साफ शब्दों में कहें तो लॉयड उनके बीच के गैप को कंप्लीट करने के लिए अपने मैजिक का यूज कर रहा था। और अब वो हवा में था हाइट को मैच कराने के लिए, और उसकी फिजिकल एबिलिटी बूस्ट हो चुकी थी। अब फाइट टक्कर की थी, लेकिन जीतने के लिए लॉयड उस पर एक अलग मूव करता है, जो कि टेक्निकली उसकी ओरिजिनल इमेज का मूव नहीं था और उसके जीतने का आखिरी रास्ता भी था। लेकिन सिल्फा उसके हमले को रोक लेती है और बोलती है कि आप चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है आपके अटैक्स की रीच और आपने अपनी तलवार से लेके हाइट तक का डिफरेंस अपने मैजिक से कवर कर रखा है, जो कि मेरे लिए बहुत कमाल की बात है, क्योंकि 2 मैजिक स्पेल वो भी एक बार में यूज करना राज्य के बड़े बड़े जादूगरों की बस की बात नहीं है। और सिल्फा उसे प्यार से तारीफ करती है और झूला झुला रही थी। लॉयड सोचता है लगता है इसे पता नहीं चला कि मैं 2 मैजिक नहीं बल्कि 4 मैजिक स्पेल यूज कर रहा हूँ। तभी शाम को लॉयड सिल्फा और पैलेस की सारी मेड्स के साथ नहा रहा था, वो भी निर्वस्त्र, जो कि उसकी मर्जी के खिलाफ ही था। पर क्या करें, सिल्फा उसे मना करती है अकेले नहाने से, क्योंकि वो बहाना बनाकर वहां से फिर से किताबें पढ़ने के लिए निकल जाएगा।
इतने में काफी मेट्स उसे डराने के लिए एक डीमन जो कि एक लाइब्रेरी में बंद है उसकी कहानी बताती हैं। बहुत सालों पहले एक डीमन ने सालोम को लगभग खत्म ही कर दिया था, जिसके लिए अनगिनत जादूगरों ने अपनी जान गंवाई। फिर उसे एक किताब में बंद कर दिया गया जिसका नाम ग्रिमॉयर था। इतने में सिल्फा बोलती है कि अच्छा, उस किताब की बात कर रही हो जो कासल के अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में है, पर वो तो कोई कहानी ही लगती है, और अगर वो सच भी है तो क्या डीमन को एक किताब में बंद किया जा सकता है? ये सब फालतू है। इस सब से प्रिंस लॉयड बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, पर लॉयड डरा हुआ था, जिसे देखकर सारी मेट्स लड़ती हैं कि आज के लिए वो उसके साथ सो जाएंगे। पर इतने में उनमें बहस होने लगी थी, और तभी प्रिंस मौका देखकर वहां से बाहर निकल आते हैं और उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। फिर उसी रात घने अंधेरे में लॉयड अपने मिशन की तरफ बढ़ते हुए, मतलब वो अपने ऊपर एयर क्लास स्पेल यूज करता है जिससे कि वो गायब हो सके, और छुपते हुए अंडरग्राउंड लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता है, जहां गार्ड भी उसी डीमन की बारे में बातें कर रहे थे कि लाइब्रेरी के गेट को 10 मैजिशियन ने अपने मैजिक से बांध रखा है, जिसे लॉयड 2 मिनट में तोड़ देता है। अंदर जाते ही लॉयड किताबों को देखकर खुश हो रहा था, और डीमन उस किताब से अपनी आजादी को देखकर डीमन लॉयड की तारीफ करता है कि इस जगह के सील को तोड़ने के लिए लॉयड और ग्रिमॉयर एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, और ग्रिमॉयर लॉयड को उसको भी अनसील करने को बोलता है। लॉयड समझ गया था कि ये वही डीमन है। हालांकि ग्रिमॉयर उसे लालच देता है सोने का, जो कि बस रेत थी जिस पर क्रिएशन मैजिक यूज किया गया था, जिसको लॉयड तुरंत समझ जाता है, जिसे देखकर ग्रिमॉयर की थोड़ी हिल तो गई थी। पर लॉयड उससे बोलता है, वैसे मैं इस राज्य के लोगों को परेशानी में नहीं देख सकता, वो भी तुम्हें अनसील करके, तो भूल जाओ, मैं तुम्हें आजाद नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। पर ग्रिमॉयर अपनी मीठी मीठी बातों से लॉयड को मनाता है, पर एंड में ग्रिमॉयर उसे एंशिएंट मैजिक को सिखाने का ऑफर करता है, जिससे लॉयड मना ही नहीं कर सकता था। ग्रिमॉयर बोलता है, बिल्कुल सिखाऊंगा, और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास काफी पोटेंशियल है, जिससे लॉयड को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, और लॉयड इस बार पूरा कॉन्फिडेंट था कि हाँ, अब मेरे पास है। जिस पर ग्रिमॉयर उसकी हाँ में हाँ तो करता है, पर सोचता है कि अपने बारे में ऐसे कौन बोलता है, और तभी लॉयड उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद लॉयड एंशिएंट मैजिक की बात करता है, पर डीमन, ओ गॉड, वो उस पर अटैक करता है अपने एक एंशिएंट मैजिक से, पर लॉयड अपने मैजिक से शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप को, और ग्रिमॉयर के मैजिक की तारीफ करता है। जिसके बाद तो ग्रिमॉयर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था, पर उस शील्ड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लॉयड इस मैजिक को टेस्ट करने के लिए उसे अपनी उंगली से टच करता है, जिससे उसकी उंगली जल तो रही थी, पर लॉयड उसकी पावर को फील कर पा रहा था। ये सब देखकर ग्रिमॉयर का दिमाग खराब होता है, और वो अपने 2 सर बनाता है डुअल स्पेल यूज करने के लिए। लॉयड पर अटैक करता है, पर लॉयड उससे बस उसका मैजिक सीख रहा था, पर उसकी शील्ड पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। ग्रिमॉयर का सबसे पावरफुल मैजिक भी अब बेकार हो चुका था, और लॉयड को इन सब में फुल मजे आ चुके थे। तभी ग्रिमॉयर वहां से भागने का सोचता है, पर बैरियर सिर्फ लॉयड पे ही नहीं था, बल्कि उस लाइब्रेरी की हर एक चीज पर था। और डीमन फिर से फंस चुका था, और डीमन फिर से बहुत गंदी एक्टिंग करता है कि अरे वो मैं भाग थोड़ी ना रहा था, नो 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 नो। लॉयड उससे बोलता है कि मैं बहुत टाइम पहले बहुत नुकसान कर चुका हूँ अपने मैजिक से, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। पर ग्रिमॉयर फिर से उस पर अटैक करता है। लॉयड उसे रोकता है कि ये फिर से नहीं, अब मेरी बारी है, देखते हैं तुम्हारे पास कितना अच्छा डिफेंसिव मैजिक है। और लॉयड बहुत पावरफुल माना के साथ अटैक करता है, जिससे ग्रिमॉयर की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन ग्रिमॉयर ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सही सलामत था, और लॉयड इतने में सारी लाइब्रेरी को पहले से भी ज्यादा अच्छा कर देता है। ग्रिमॉयर तो उसका स्टूडेंट बन चुका था। लॉयड बोलता है, लगता है डीमंस को मैजिक से नहीं मारा जा सकता, जिस पर ग्रिमॉयर हाँ बोलता है, पर लॉयड को टेस्ट करना था कि लेकिन फिर कैसे मारा जा सकता है। जिस पर ग्रिमॉयर अपने आप को सर्व करने का ऑफर करता है, मतलब एक नौकर, जिस पर लॉयड मान तो जाता है, पर लॉयड के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसे एक लैब रैट वाली फीलिंग आ रही थी। पर लॉयड उसे ट्रांसफॉर्म करने को बोलता है, क्योंकि वो इस रूप में थोड़ा डरावना लगता है, और ग्रिमॉयर बहुत ही क्यूट सा ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि दिमाग से खतरनाक था। क्योंकि ग्रिमॉयर का प्लान था कि अगर मैं इससे जीत नहीं सकता तो इसका साथी बनूंगा, और मौका देखकर इसको किसी दिन खल्लास कर दूंगा। तभी लॉयड उसे अपनी पॉकेट में आने को बोलता है, और ग्रिमॉयर अपने दिमाग में पूरा विलन बन चुका था, और सोचता है कि क्या पागल लड़का है, अब मैं इसके पास जाऊंगा और इसको माइंड कंट्रोल करूंगा। पर उसकी बॉडी टच करके उसे पता चल जाता है कि लॉयड का माना बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसकी एक उंगली को भी वो चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और इतना माना देखकर ग्रिमॉयर कांप रहा था, पर लॉयड को लगता है कि उसे ठंड लग रही है। लॉयड पूछता भी है, पर ग्रिमॉयर उससे बोलता है कि उसे वो ग्रिम बुलाए। और अब लॉयड उसका बॉस था, प्लस लॉयड अब इन सारी किताबों को पढ़ने वाला था।
तो अगर इस घटिया वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।